हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम अपना कवर कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी फ्रॉम एम लक्ष्मीकांत। हमने इसके 19th चैप्टर दैट इज वाइस प्रेसिडेंट तक सारे कवर कर लिए और आज स्टार्ट करते हैं इसका 20th चैप्टर दैट इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जब भी बात होती है प्राइम मिनिस्टर या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, तो दो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है आर्टिकल 74, एक होता है आर्टिकल 75। मोस्टली जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है विद रिगार्ड टू प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो वो इन दो आर्टिकल्स के अंदर है। अब वो किस तरीके से, एक बार इसीलिए पहले 74 और 75 आर्टिकल कंप्लीट कर लेते हैं। तो आर्टिकल 74 क्या कहता है? आर्टिकल 24 में प्रोविजन करा गया है कि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो एड एंड एडवाइज करेगी प्रेसिडेंट को, क्योंकि हमने पीछे कवर करा था आर्टिकल 53 प्रेसिडेंट से रिलेटेड प्रोविजंस पूरे कर रहे थे तब। तो आर्टिकल 53 में क्या बोला गया है कि जो भी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो प्रेसिडेंट के अंदर वेस्टेड है। मतलब सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स किसके नाम पे करी जाएंगी, या फिर जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन है वो किसके नाम पे लिए जाएंगे? प्रेसिडेंट के एक्शन में। पर उसी के साथ साथ आर्टिकल 53 में ये भी बोल दिया गया कि एग्जीक्यूटिव पावर्स बेशक से प्रेसिडेंट में वेस्टेड है, पर वो उनको परफॉर्म उस तरीके से करेगा जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बताया गया? कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन कर दिया 74 कि जो भी प्रेसिडेंट काम करेगा तो वो किसकी एड एंड एडवाइस से करेगा? तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, इनकी एड एंड एडवाइस के साथ ही काम करेगा। अब वो एडवाइस का नेचर कैसा होता है? वो बाइंडिंग होता है प्रेसिडेंट के ऊपर कि जो एडवाइस प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने दे दी वो एडवाइस बाइंडिंग होगी, उसको मानना ही पड़ेगा प्रेसिडेंट को। बट इसके साथ एक एक्सेप्शन ये है कि अगर मान लो प्रेसिडेंट को लग रहा है कि इस एडवाइस को रिकंसिडर करना चाहिए, थोड़ा ठीक नहीं लग रही हो, तो फिर वो एडवाइस को रिकंसिडरेशन के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर को बोल सकता है कि दोबारा से इसको रिकंसिडर करो। बट अगर फिर ये हो जाता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने दोबारा से सेम एडवाइस दे दी या फिर कुछ मॉडिफिकेशन के साथ एडवाइस दी, तो वो बाइंडिंग हो जाएगा प्रेसिडेंट के ऊपर कि उसको तो मानना ही पड़ेगा, वैसे ही एक्ट करना पड़ेगा प्रेसिडेंट को। तो ये आर्टिकल है 74 जो कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन सब के बीच में एक रिलेशन बताता है कि कैसे जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस होते हैं कंट्री के अंदर, वो किस तरीके से हैंडल करे जाते हैं। तो ये आर्टिकल 74। आर्टिकल 75 में मेंशन कर रखा है कि मिनिस्टर्स के अपॉइंटमेंट कैसे होगी। तो उसके अंदर ही अलग से कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे ये प्रोविजन नहीं कि प्राइम मिनिस्टर को कैसे अपॉइंट करेंगे। जैसे मान लो प्रेसिडेंट के लिए अलग से मेंशन है, आर्टिकल्स हमने कवर करे थे कि किस तरीके से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट होंगे। यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उसके अपॉइंटमेंट की कोई स्पेशल प्रोसीजर नहीं दे रखी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो सिर्फ स्पेसिफाई कर रखी है आर्टिकल 75 में, जो ये अभी हम कवर कर रहे हैं। तो आर्टिकल 75 क्या कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। और जो बाकी के मिनिस्टर्स रहेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा बट प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। तो ये फीचर्स हैं। बट इसके साथ साथ जैसे ये तो बोल दिया नॉर्मली कि जो प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा, पर ये नहीं है कि अपनी मर्जी से किसी भी पर्सन को प्राइम मिनिस्टर की तरह अपॉइंट कर दे प्रेसिडेंट। उसके लिए प्रोविजंस करे गए, वो हम आगे डिटेल में कवर करेंगे। अभी नेक्स्ट टॉपिक ही करेंगे अपना अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। इसके साथ साथ ऐसे ही कुछ कि जो भी मिनिस्टर्स अपना ऑफिस हेल्ड करेंगे वो प्रेसिडेंट की प्लेजर में करेंगे। ये क्यों करेंगे ये भी देखेंगे आगे। चल एक बार देख ही लेते हैं कि क्या क्या प्रोविजंस कर रखे हैं विद रिस्पेक्ट टू अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देख लिया कि कहाँ पे आर्टिकल 75 क्लोज 1 के अंदर था कि जो भी प्राइम मिनिस्टर है वो अपॉइंटेड होगा बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। तो वो किस तरीके से अपॉइंट होगा? वो दो कंडीशंस है। नॉर्मल सिचुएशन है तो वहां पे तो जिस भी पार्टी के पास क्लियर मेजोरिटी है लोकसभा के अंदर, तो उसको प्रेसिडेंट उस पार्टी के लीडर को एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर देगा। ठीक है। अब नेक्स्ट ये है जब कोई क्लियर सिचुएशन नहीं हो, हंग पार्लियामेंट की सिचुएशन हो, तो वहां पे क्या होता है? मान लो क्या हो कि किसी भी पार्टी के पास
कोई मेजोरिटी है ही नहीं, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो अपनी इच्छा से अपनी डिस्क्रिशन से डिसीजंस ले सकता है। जैसे कि जो लार्जेस्ट पार्टी को बोल सकता है कि तुम अपनी मेजोरिटी प्रूव करो और उसके लीडर को अपॉइंट कर दे। या फिर मान लो एक फीचर ये होता है कि अगर किसी के पास लार्जेस्ट पार्टी या फिर कोएलिशन के साथ जो पार्टी हो उसके लीडर को अपॉइंट कर सकते हैं प्रेसिडेंट, या फिर किसी भी पर्सन को अपॉइंट करके, और यूं नहीं होता कि उसी टाइम पे मेजोरिटी दिखाओ, वो कुछ स्टेपुलेटेड टाइम दिया जाता है, 1 मंथ का टाइम पीरियड होता है कि उसके अंदर उस पर्सन को अपनी लोकसभा के अंदर मेजोरिटी प्रूव करनी पड़ेगी। ठीक है, एक तो ये है। और दूसरा फीचर ये, एक तो वही था ना कि अगर मेजोरिटी नहीं है तो क्या करें, तो 1 मंथ के अंदर उसको अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी पड़ेगी। सेकंड ये है, अगर कोई ऐसा पर्सन प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होता है बाय प्रेसिडेंट जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ही नहीं, या तो लोकसभा या फिर राज्यसभा, क्योंकि यूं फिक्स नहीं है कि लोकसभा का मेंबर ही प्राइम मिनिस्टर बनेगा, राज्यसभा का मेंबर भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। तो फिर अगर किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है वो पर्सन जो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करा गया है, तो उसके पास 6 मंथ्स का टाइम होता है कि उसके विद इन वो किसी भी हाउस को ज्वाइन कर ले, इलेक्ट या नॉमिनेशन किसी प्रोसीजर के थ्रू। ठीक है, अगर 6 महीने के अंदर वो किसी हाउस ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बनता तो वो सीज कर दिया जाएगा उसके ऑफिस से, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से, मतलब प्राइम मिनिस्टर उसको फिर नहीं मानना चाहेगा। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस हमने क्या देख लिया, आर्टिकल 70 और 74 और 75 में कि प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड जो भी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस हैं, मतलब इनका यहाँ पे तो क्या इनकी पावर एंड फंक्शंस को शो करा गया 74 में, और 75 में कि इनका अपॉइंटमेंट टेन्योर क्या होगा, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होगी, वो हम 1 बाय 1 देखते हैं। ठीक है, और क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए होती हैं टू बी ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। जो भी लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफिकेशंस चाहिए होती हैं वो होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हम कह क्या रहे हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो एटलीस्ट वो होना चाहिए। नेक्स्ट है, अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है तो विद इन 6 मंथ जब भी वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुआ है तो उसको बनना पड़ेगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। टेन्योर कितने, टेन्योर है कि कोई फिक्स टेन्योर नहीं है, वैसे नॉर्मली हम मानते हैं 5 ईयर के लिए एक गवर्नमेंट जो आती है वो रूल करती है, बट अगर बीच में क्या हो जाता है, मान लो उस गवर्नमेंट के अगेंस्ट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट, प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है अगर पार्लियामेंट में, तो उसी टाइम हट जाएगी। तो इसलिए कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के पास कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता, जैसे कि प्रेसिडेंट के पास होता है फिक्स 5 ईयर का टेन्योर, अगर इम्पीचमेंट प्रोसेस को छोड़ देते हैं तो। ठीक है, ये कुछ पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर्स कैसे होंगे, देख सारी की सारी पावर्स आई कहां से हैं, 74 और 75 आर्टिकल में से आई हैं, तो उनको थोड़ा अलग अलग डिवाइड करके दिखाया गया है। जैसे कि एग्जीक्यूटिव पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर में बोले तो रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होगी ना, मतलब जो हेड ऑफ स्टेट मानेंगे, मान लो हेड ऑफ कंट्री मानेंगे वो तो हम प्रेसिडेंट को मान रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हेड ऑफ गवर्नमेंट माने, गवर्नमेंट मतलब जो भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ये है, तो इनका हेड, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड तो कौन है, प्राइम मिनिस्टर। तो जो भी हेड ऑफ गवर्नमेंट माना जाता है, जो भी रियल एग्जीक्यूशन की पावर्स होती है वो सब प्राइम मिनिस्टर में लाई करती हैं, तो ये इसकी एग्जीक्यूटिव पावर्स होगी। नेक्स्ट लेजिस्लेटिव पावर क्या है कि लीडर ऑफ लोकसभा है, दूसरा एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को इन सब मैटर्स पे कि कब पार्लियामेंट के सेशंस को सम्मन करना है, प्रोरोग करना है, सम्मन मतलब पार्लियामेंट के सेशंस को स्टार्ट करना, बुलाना है, कब से उसके सेशन स्टार्ट होंगे। प्रोरोग मतलब अगर पार्लियामेंट के सेशंस का अगर काम खत्म हो जाता है तो फिर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एडवाइस देता है प्रेसिडेंट को कि अब पार्लियामेंट के इस सेशन को बंद करें, मतलब प्रोरोग करें। ठीक है, इन सब टर्म्स को हम अपने पार्लियामेंट वाले चैप्टर में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि समनिंग, प्रोरोग और एडजर्नमेंट ये सब क्या होता है। ठीक है, अब डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा ये कैसे कहते हैं, ये जैसे हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि जो भी मिनिस्टर्स होते हैं वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के अंदर आते हैं, कि उनका ऑफिस कब तक रहेगा, जब तक प्रेसिडेंट की प्लेजर है। अब उसका कनेक्शन है इसके साथ डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, कि अगर मान लो प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस कर दिया प्रेसिडेंट को कि
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को या फिर लोकसभा को बोलेगा कि लोकसभा को डिसोल्व करें, तो फिर उस टाइम पे लोकसभा डिसोल्व हो जाएगी और उसी के साथ साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर वो भी डिसोल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये फीचर है, ये पावर आ गई ना प्राइम मिनिस्टर के पास कि उस लोकसभा को डिसोल्व कर सकता है। और जो भी लॉ मेकिंग प्रोसेस है लेजिस्लेचर लोकसभा के अंदर, वो सारी उसको कौन हेड करता है, एक की रोल प्ले करता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फाइनेंशियल पावर मतलब जो भी बजट वगैरह इंट्रोड्यूस होता है वो सबसे पहले अपने को पता है, वो सिर्फ और सिर्फ अगर मनी बिल है तो वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस हो सकता है। अब लोकसभा में भी कोई मिनिस्टर ही उसको इंट्रोड्यूस कर सकता है, कोई प्राइवेट मेंबर मतलब जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो है बट कोई मिनिस्टर नहीं है। तो फिर मिनिस्टर्स कहाँ पे, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो जो भी की रोल आ गया बजट को या फिर यूं कह सकते हैं पूरे के पूरे फाइनेंशियल पॉलिसी को कंट्रोल करने का, तो वो प्राइम मिनिस्टर के पास आ जाता है। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स की एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्या क्या पावर है हम पहले ही देख लिया। जो भी यहाँ का एग्जीक्यूटिव हेड है, रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ कंट्री वो कौन है, वो प्राइम मिनिस्टर। तो सारी की सारी एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स प्राइम मिनिस्टर में लाई करती हैं। डिप्लोमेटिक पावर, जो फॉर्मल हेड ऑफ कंट्री कौन है, पता है प्रेसिडेंट है, बट डिप्लोमेटिक फॉरेन रिलेशंस के रिस्पेक्ट में भी फॉर्मल हेड तो माना जाता है प्रेसिडेंट को, क्योंकि जितने भी काम होते हैं वो सारे, जितने पॉलिसीज वगैरह फॉर्म करनी हो, किसी दूसरी कंट्री के साथ कैसे रिलेशंस रखने हैं, इनके ऊपर फॉर्मल साइन तो होते हैं प्रेसिडेंट के, मतलब प्रेसिडेंट के बिहाफ पे होते हैं, पर ये डिसीजंस किसके होते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर के और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। तो जो भी डिप्लोमेटिक पावर्स हैं वो सारी लाई करती हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया में, कि अगर इंडिया को इंटरनेशनली कैसे रिप्रेजेंट करना है, पॉलिसीज फॉरेन पॉलिसीज किस तरीके से बनानी है, तो ये है। और ये प्रोविजन हमने देखा था आर्टिकल 75 में था कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सारे के सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की टूवर्ड्स पार्लियामेंट। और अगर पर्टिकुलर बोले तो पार्लियामेंट में लोकसभा, अगर मान लो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कुछ गलत करते हैं किसी किसी इशू पे किसी मैटर पे, या फिर उनके पास मेजोरिटी नहीं रहती, मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स का सपोर्ट नहीं रहता, तो फिर लोकसभा में क्या नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आएंगे और पूरी की पूरी काउंसिल को रिजाइन करना पड़ेगा। यूं नहीं है कि सिर्फ कोई सिंगल मिनिस्टर या फिर प्राइम मिनिस्टर को ही रिजाइन करना पड़ेगा, वहां पे सारी की सारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ही रिजाइन करना पड़ेगा। तो ये मेन मेन प्रोविजंस एक रिवीजन के लिए इधर तैयार करें। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस विद रिस्पेक्ट टू प्राइम मिनिस्टर कहाँ देखा हमने, आर्टिकल 74 75 में। 74 में यही था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कि हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करेगी, और कहीं पे भी जिस तरीके की एडवाइस इन्होंने दी है उसका नेचर सुप्रीम कोर्ट में या फिर किसी भी कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं करा जा सकता। 75 में देख लिया हमने किसके साथ अपॉइंटमेंट कैसे होगा, प्राइम मिनिस्टर का या फिर अदर मिनिस्टर्स का, टेन्योर कितना होगा, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे होती है, तो वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। अपॉइंटमेंट कैसे होगा, क्वालिफिकेशंस क्या क्या चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, मेंबर ऑफ लोकसभा या राज्यसभा। यहाँ पे ना दोनों का देखा गया, जैसे हमने देखा था ना प्रेसिडेंट के केस में लोकसभा का मेंबर होना चाहिए, जो लोकसभा के मेंबर की क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए थी ना वो होनी चाहिए थी। और वाइस प्रेसिडेंट के केस में देखा था जो राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफिकेशंस चाहिए होती हैं वो चाहिए होती हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, क्योंकि वो देखा था ना कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बन जाता है वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का। बट यहाँ पे क्या ऑप्शन है कि चाहे प्राइम मिनिस्टर लोकसभा से हो या राज्यसभा से हो तो दोनों हाउसेज से बन सकता है। तो फिर क्वालिफिकेशंस कैसे होनी चाहिए, या तो लोकसभा का मेंबर या फिर राज्यसभा का मेंबर। और अगर है नहीं तो फिर 6 मंथ के अंदर उसको क्या करना पड़ेगा, मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट है टेन्योर से रिलेटेड की कोई फिक्स टेन्योर नहीं है, किसी टाइम भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर को अगर नॉन कॉन्फिडेंस मोशन उनके अगेंस्ट पास होता है तो उनको रिजाइन करना पड़ेगा। रिलेशन विद प्रेसिडेंट कैसे हैं कि एक लिंक की तरह काम कराना, एक तो एक तरफ तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब जो एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ कंट्री कह सकते हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, और एक है प्रेसिडेंट एक फॉर्मल हेड कंट्री का, तो इनके बीच में कौन है, इनके बीच में प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे जो भी कम्युनिकेशन होगा रिलेटेड टू अफेयर्स ऑफ यूनियन या फिर लेजिस्लेचर, तो ये इनके लिए कौन करेगा, ये प्राइम मिनिस्टर करेगा। तो एक लिंक हो गया प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में।
सारे के सारे डिसीजंस कम्युनिकेट करेगा प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी थी इनकी देख लिया हमने, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पोजीशन क्या, रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री बोलेंगे। पावर एंड फंक्शंस ये अलग अलग हेड में कवर कर ली, मेनली ये पावर एंड फंक्शंस आती 74 और 75 आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से है, तो इस तरीके से दे रखी है। और अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से रिलेटेड अगर कोई और डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में डाल दें, और अगर वीडियोस रेलिवेंट लग रही हैं तो इनको लाइक शेयर जरूर करो, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें।